नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 17 लेकर आया हूं जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 एवं उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा 2022 शिक्षक भर्ती का, उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है, चाहे वो लेवल 1 के लिए हो या लेवल 2 के लिए हो। साथ ही सेकंड ग्रेड की भर्ती जो वर्तमान में अभी विज्ञप्ति निकलने वाली है और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो अभी विज्ञप्ति इसकी भी निकलने वाली है, इन दोनों में भी साइकोलॉजी के बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित ये वीडियो होगा। यहाँ पर मनोविज्ञान की जो ये टेस्ट सीरीज चला रखी है, इसमें 100 टेस्ट आपको निःशुल्क देखने को मिलेंगे साथियों। और आप यकीन मानिए, इन सभी टेस्टों को यदि आप रेगुलर हल करते हो तो मनोविज्ञान में प्रश्न करने का आपका तरीका जो है, आपका जो अंदाज है, आपका जो दृष्टिकोण है, पूरा का पूरा बदल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकोगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, परिणोद, उपलब्धि और प्रोत्साहन अथवा लक्ष्य। साथियों, यहाँ पर देखिएगा, अभिप्रेरणा के मूल तत्व होते हैं 3। कितने होते हैं? अभिप्रेरणा के मूल तत्वों की संख्या 3 होती है। पहला आपके है आवश्यकता, उसके बाद परिणोद जिसको हम अंतर्नोद भी कहते हैं। परिणोद को हम क्या कहते हैं? अंतर्नोद भी कहते हैं, या इसको चालक के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आता है प्रोत्साहन, या लक्ष्य कह दो या प्रोत्साहन कह दो, बात एक ही है। तो ये अभिप्रेरणा के 3 मूल तत्व है। लेकिन यहाँ जो तीसरा विकल्प है उपलब्धि, ये अभिप्रेरणा के मूल तत्वों में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतीक और प्रतिमा। साथियों, चिंतन में हमेशा प्रतीक तो सम्मिलित होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्रतीकों के माध्यम से ही हम चिंतन करते हैं। संप्रत्यय भी होना आवश्यक है। संप्रत्यय का मतलब होता है, जैसे किसी भी विषय पर हम चिंतन करते हैं तो मानसिक प्रतिमा हमारे माइंड में होना चाहिए। तो प्रतिमा और संप्रत्यय दोनों आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर भाषा जो है ये हमेशा सम्मिलित नहीं है। हालांकि भाषा भी चिंतन में सम्मिलित होती है, लेकिन हमेशा की बात की जा रही है, इसलिए फिर विकल्प नंबर जो आपके 1 दे रखा है, यही आपका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, स्वलीय चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की और वास्तविक स्थिति की। तो साथियों, आपने सुना होगा, एक तो होता है यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, और एक होता है स्वलीय चिंतन। ठीक है, स्वलीय चिंतन, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी ना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो साथियों, यथार्थवादी चिंतन को हम कहते हैं वास्तविक चिंतन, जो वास्तविक परिस्थितियों, वास्तविक समस्याओं पर आधारित होता है। जबकि जो स्वलीय चिंतन किया जाता है, इसमें काल्पनिक विचारों और हमारी जो इच्छाएं होती है उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो विकल्प 3 आपके तीसरे प्रश्न में सही है। देखिए, काल्पनिक विचार का मतलब ये होता है कि हम बैठे बैठे कहीं सोच रहे हैं कि भाई मेरे तो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और लॉटरी लग जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, इत्यादि कई सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है, हमारी इच्छाएं उसमें जागृत हो जाती है। लेकिन अचानक से कहाँ खो गया, चलो वहाँ चलो, तो अचानक से वो सारी चीज़ें वापस समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वो कहलाता है स्वलीय चिंतन। तो मतलब तीसरे प्रश्न में आपके तीसरा ही विकल्प सही है। स्वलीय चिंतन में काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वलीय चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। साथियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, एक होता है स्वलीय चिंतन और एक होता है यथार्थवादी चिंतन। मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही ये चीज़ आपको बता दी थी। तो यथार्थवादी जो चिंतन है उसके अंतर्गत अभिसारी चिंतन भी आता है, सृजनात्मक चिंतन भी आता है। इसको आप अपसारी चिंतन के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, अपसारी चिंतन कह दो या सृजनात्मक चिंतन कह दो। और एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। तो साथियों, यहाँ पर जो स्वलीय चिंतन है ये यथार्थवादी चिंतन का भाग नहीं है, या ये यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत नहीं आता है।
तो विकल्प नंबर आपका 3, यहाँ पर भी 3 ही सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5, सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है, मोहन मरणशील है, उपयुक्त तर्कना है। 11, 12 आरबीएससी एनसीईआरटी के प्रश्न पढ़ रहे हो आप, ठीक है। आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना, सादृश्यवादी तर्कना। देखिएगा एनसीईआरटी आरबीएससी के अलावा आप जो पिछले अलग अलग राज्यों की जो टेट की जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उन सभी को आप पढ़ रहे हो साथियों। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कर रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील है, मोहन एक मनुष्य है तो मोहन भी मरणशील है। इस प्रकार की तर्कना जहां पर होती है, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कहलाता है। ये दिए गए तथ्यों के आधार पर, भाई ये तथ्य दे रखे हैं, उसके आधार पर आपने निष्कर्ष निकाल दिया। तो इस प्रकार से जहां पर निष्कर्ष निकाला जाता है उसको निगमनात्मक तर्कना कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है उसको? निगमनात्मक तर्कना। जबकि जो आगमनात्मक तर्कना होती है इसमें खुद की तरफ से भी तथ्यों को ऐड किया जाता है। आलोचनात्मक तर्कना में यहाँ पर क्या किया जाता है? गुण दोषों को देखा जाता है। जो आलोचनात्मक तर्कना होती है इसमें गुण दोषों को देखा जाता है, और जो सदृश्यवादी या सादृश्यवादी तर्कना होती है साथियों, इसमें एक तरह से तुलना की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन से सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साचर्य स्थापित होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, प्राचीन अनुबंधन में और अव्यक्त अधिगम में। देखिए उद्दीपक उद्दीपक के बीच में साचर्य स्थापित जिस अधिगम के सिद्धांत में होता है उसको हम प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं साथियों, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसमें यहाँ पर देखिए पहले भोजन दिया जाता है और भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में क्या आती है? लार आती है। फिर धीरे धीरे भोजन के साथ में पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके बाद भोजन दिया जाता है, फिर कुत्ते के मुंह में लार का आना होता है। तो एक समय आता है जब घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, तो मतलब भोजन के स्थान पर घंटी से ही लार का आना। तो मतलब उद्दीपक उद्दीपक के बीच में साहचर्य या संबंध स्थापित कौन से सिद्धांत में होता है? आपके प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में। विकल्प आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, और अधिगम से व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है। देखिएगा विकल्पों को अच्छी तरह से देखने के बाद ही आप आंसर देना है आपको। तो साथियों देखो पहला विकल्प कह रहा है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। ये अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है या प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, ठीक है साथियों। यहाँ पर लर्निंग और परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीजें होती है। लर्निंग मतलब सीखना, परफॉर्मेंस मतलब निष्पादन, उसका एक तरह से परिणाम। तो साथियों यहाँ पर अधिगम और निष्पादन दोनों भिन्न होते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही बात है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, तो ये गलत है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण नहीं होता है। थर्ड विकल्प आपका सही आंसर है। बाकी चौथा विकल्प कह रहा है अधिगम से व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है, बिल्कुल सही है ये। तो आपके 7वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। तो आपके 8वां प्रश्न देखते हैं, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचनाएं कहलाती है प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, संज्ञान और अनुकूलन। देखिए साथियों संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचनाएं, जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई परफ्यूम रखी हुई है। अब वो रखी रखी परफ्यूम में से ही कोई सुगंध आती है, तो आपकी जो नासिका है उस सुगंध को कि भाई यार कोई सुगंध आ रही है, तो ये प्रारंभिक सूचना हमारे माइंड तक जो चीजें पहुंचाती है उसको हम संवेदना कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं उसको? संवेदना। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो साथियों यहाँ पर देखो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे है, कई बार बता चुका हूँ। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा है, ये भी कई बार बता चुका हूँ।
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक है, ये भी कई बार बता चुका हूं। अर्थात मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे। 10वां प्रश्न है, कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पादन। पहले भी टेस्ट में इस प्रश्न को हम कर चुके हैं। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में संक्रिया उत्पाद का जो सिद्धांत था, 3 यहाँ पर पद बताए थे। एक तो था विषय वस्तु, दूसरी थी संक्रिया, तीसरा था उत्पादन। पहले नंबर पे विषय वस्तु आती है, विषय वस्तु से संक्रिया की जाती है और जो प्राप्त हमें होता है परिणाम, उसको उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लाभ है ये गिलफोर्ड के सिद्धांत में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर जो 2 है ये बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 का सटीक और सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक विधि है? स्व प्रतिवेदन मापक, रोर्शा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, एमएमपीआई। साथियों इस क्वेश्चन को मैंने पहले रीट 2021 की तैयारी करवाई थी, तब भी अच्छी तरह से करवाया था और रीट 2021 में इस प्रश्न को पूछ भी लिया गया था डायरेक्टली ही। यहाँ पर स्व प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत एमएमपीआई को सम्मिलित किया जाता है। एमएमपीआई फर्स्ट, एमएमपीआई सेकंड, इस तरह ये चीजें होती है। बट यहाँ पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट एमएमपीआई ही पूछा गया था। बाकी जो रोर्शा परीक्षण है, टीएटी परीक्षण है, सीएटी परीक्षण है, ये प्रक्षेपी विधियों में आती है। किस में आती है? ये प्रक्षेपी विधियों में आता है ये। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है। ये स्व प्रतिवेदन मापक है और ये तीनों क्या है साथियों? ये तीनों ही यहाँ पर प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा विकल्प 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, 16 पीएफ प्रश्नावली, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो देखिएगा यहाँ पर अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने के लिए प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रक्षेपी विधियों का। और यहाँ पर स्थिति परक परीक्षण, सिचुएशनल टेस्ट, इंटरव्यू या साक्षात्कार, 16 पीएफ प्रश्नावली आरबी केटल ने ये दी थी। ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछली रीट में, ये भी कई बार पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो ये तीनों साथियों यहाँ पर प्रक्षेपी विधियों में नहीं आती है। प्रक्षेपी विधियों में यहाँ वाक्य पूर्ति परीक्षण है, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो। ये बिल्कुल अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में प्रयोग की जाती है। तो फिर आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि, स्व प्रतिवेदन मापक, प्रक्षेपी तकनीक, ये 3 चीजें आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो प्रक्षेपी तकनीकें कौन कौन सी है, एक व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि कौन कौन सी है, और एक स्व प्रतिवेदन मापक कौन सी है। साथियों ये चीजें आपको याद होना चाहिए सभी को। तो जो साक्षात्कार है, स्थिति परक परीक्षण है और प्रेक्षण है। प्रेक्षण मतलब दूसरों का अवलोकन करना, अवलोकन विधि भी आप इसको कह सकते हो। प्रेक्षण और प्रक्षेपी दोनों अलग अलग है। प्रेक्षण में अवलोकन किया जाता है, प्रक्षेपी अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। साथियों यहाँ पर देखिएगा, साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, प्रेक्षण तीनों ही यहाँ पर व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि है। लेकिन रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण जो है ये हरमन रोर्शा के द्वारा दिया गया था, जिसमें 10 कार्डों का प्रयोग ये करते हैं और यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है ये? प्रक्षेपी। तो फिर आपका तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आएंगे। तो आपके 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है? मापन व वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान व नियंत्रण और परीक्षण। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही उत्तर है, मापन व वर्णन, व्याख्या और पूर्वानुमान व नियंत्रण तीनों ही मनोविज्ञान के लक्ष्य में आते हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्यों में 3 मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हो कि मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य होते हैं, मापन व वर्णन, व्याख्या और पूर्वानुमान व नियंत्रण। बाकी जो परीक्षण है ये मनोविज्ञान के लक्ष्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो 15वां प्रश्न है, रोर्शा का क्षय धब्बा परीक्षण किस श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण, प्रक्षेपी तकनीक, स्व प्रतिवेदन मापक और स्थिति परक परीक्षण। देखिएगा यहाँ पर व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि इसको नहीं कहेंगे, ना ही स्व प्रतिवेदन मापक, ना ही स्थिति परक परीक्षण।
बल्कि इसको हम प्रक्षेपी तकनीक कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था व्यक्तित्व मापन के 3 तरीके होते हैं। एक तो प्रक्षेपी तकनीक जिसमें अचेतन मन का अध्ययन करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। एक होता है स्व प्रतिवेदन मापक जिसमें खुद के द्वारा ही व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, खुद के द्वारा ही कुछ जानकारियां जुटाई जाती है। एक है व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि। तो साथियों जो रोरशेह डब्बा परीक्षण है ये प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आती है। दूसरा विकल्प आपके 15वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को हम देखते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में और वृद्धावस्था में। साथियों इस प्रश्न को भी हमने पहले टेस्ट में किया था, तो यहाँ पर वृद्धावस्था, शैशवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। राइट आंसर बताइएगा। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बालक में यहाँ पर किशोर अवस्था में न होकर के बाल्यावस्था में होता है। मैंने उदाहरण भी दिया था वहां पर कि बालक कोई कार्य कर रहा है और आप उससे बोल देते हो कि क्या कर रहे ये तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे। इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो उसमें शर्म की भावना उत्पन्न होगी और आप कहते हो कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम करता है, तू अच्छा लड़का है, तो उसमें गर्व जैसी भावना उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। शर्म व गर्व जैसी भावना बाल्यावस्था में उत्पन्न या विकसित होती है। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 17 बुलिमिया है। अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति, गणन विकृति। साथियों गणन विकृति तो क्या होता है? डिसकैलकुलिया को हम गणना संबंधी विकृति या गणित संबंधी विकृति के नाम से जानते हैं। जो ADHD है, ADHD, इसको हम कहते हैं अवधान संबंधी विकृति, जिसमें बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। जो पठन विकृति है इसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डिसलेक्सिया के नाम से इसको जाना जाता है पठन विकृति को। और भोजन ग्रहण विकृति को हम बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलिमिया। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। आशा ही नहीं विश्वास है कि टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा आपको फायदा पहुंचा रही होगी। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट हो, चाहे पात्रता परीक्षा हो, चाहे थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्जाम हो, या सीटेट हो, एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, केवीएस हो, या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी ये टेस्ट सीरीज। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मेरे जो बड़े भाई भी यहाँ चैनल पे पढ़ते हैं, मेरे जो छोटे साथी है वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं साथियों, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है और आप 1 मिनट का टाइम निकाल के इस चीज को कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, चिंता, आशा और उपलब्धि। साथियों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीजें अलग अलग होती है। यहाँ पर जो विकल्प में दे रखा है, तो जो आनंद है, जो आशा है, जो उपलब्धि है, तीनों ही यहाँ पर सकारात्मक चीजें हैं। ठीक है, तीनों ही क्या है? यहाँ पर सकारात्मक है। बाकी यहाँ पर एक विकल्प है चिंता, कुंठा, भग्नाशा, अंतर्द्वंद, ये सारी चीजें नकारात्मक के अंतर्गत आ जाती है। तो दूसरा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 18 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 19 से परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? नहीं, हाँ, अनिश्चित और कभी कभी। तो प्रश्न संख्या 19 में आपको सही आंसर बताना है। देखिएगा, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो उत्पन्न परिवर्तन होता है साथियों, उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। ठीक है, उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। मतलब नहीं वाला जो विकल्प है वो आपका प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही होगा प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था। साथियों यहाँ पर देखिए पूर्व बाल्यावस्था की बात की जा रही है। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था मतलब 4 से 6 वर्ष के आसपास का समय। उत्तर जो शैशवावस्था उसको ही पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें बालक खेलता भी है, प्रश्न भी करता है, अनुकरण भी करता है, लेकिन दल या समूह में रहने की अवस्था ये नहीं होती है। ये उत्तर बाल्यावस्था होती है साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये सही आंसर है। आरटेट में इस प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया था, तो सेकंड विकल्प ही वहां पर भी सही माना गया और वो ही सटीक उत्तर है। दूसरा ही विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं।
तो 21वां प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक अधिगम मतलब होता है अचानक से अधिगम हो गया, ठीक है, जो कि अंतर्दृष्टि अधिगम में होता है, तो ये आपका आंसर नहीं है। प्रायोगिक अधिगम में प्रयोग करके उस चीज को सीखा जाता है, तो ये तो यूं कह रहा है कि व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब प्रयोग कर ही नहीं रहा है वो, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अनुबंधन भी नहीं है साथियों, बल्कि इसका आंसर है सामाजिक अधिगम, जो कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें बालक अवलोकन आधारित अधिगम करता है। बालक दूसरों को देखता है, उसके व्यवहार का अनुकरण करता है और सही पुनर्बलन मिल जाए तो उस व्यवहार को वो सीख जाता है, यही कहलाता है सामाजिक अधिगम। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है साथियों, प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 22वां प्रश्न, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे साथियों इस टेस्ट में। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखो, एक होती है परिपक्वता और एक होता है अधिगम। परिपक्वता ऑटोमेटिक होती है। अच्छा, यूं नहीं है कि परिपक्वता को सीखने की जरूरत है, इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ये चीजें नहीं होती है, ये स्वाभाविक है साथियों। सभी में परिपक्वता आती है, चाहे परिपक्वता आ जाए लेकिन विकास हो या ना हो वो बात अलग होती है, लेकिन परिपक्वता सभी में आती है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है साथियों परिपक्वता, इसलिए यह चीज अधिगम को अलग करती है, ठीक है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? छात्रों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी और स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो साथियों यहाँ पर बंडूरा का अवलोकन आधारित अधिगम है, जो सामाजिक विकास का सिद्धांत पहला, दूसरा, तीसरा जो विकल्प है ये बंडूरा के सिद्धांत के उदाहरण में आ सकते हैं। लेकिन जो चौथा विकल्प यहाँ पर कह रहा है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, तो यहाँ पर उद्दीपक, यहाँ पर स्कूल की घंटी मतलब संकेत मिल रहा है, जिससे यहाँ पर अनुक्रिया की जा रही है। उद्दीपक नहीं, सॉरी, संकेत मिल रहा है। तो ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, पावलोव के प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत पर। मतलब यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है ये आपका 23 में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत में सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन और स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना ये कोई अधिगम नहीं कहलाता है। सामाजिक व राजनीतिक चेतना ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है साथियों, ये अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो बिल्कुल सही है 24 में। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, लेकिन वापस कह रहा हूं कि अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका विचार जैसा भी हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अंतिम और 25वां प्रश्न, लेकिन कमेंट सभ्य भाषा में करना है, ठीक है। 25वां प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। साथियों यहाँ पर देखिएगा सूक्ष्म गतिक कौशल और वृहद कौशल दोनों में अंतर होता है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना वृहद कौशल है, जबकि यहाँ पर जो लिखना है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। तो अगर कोई त्रुटि आपको वीडियो में लगती हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।